तो कुछ टाइम के बाद आपके ऑडियंस टेस्टिंग का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। ऑडियंस बेस्ड स्केलिंग ऑलमोस्ट डेड हो गई है। मेटा क्रिएटिव्स नहीं क्रिएट कर सकता, मेटा आपके ऑफर्स नहीं सोच सकता। वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली वो चीजें बताने वाला हूं जो 2025 में मेटा एड्स में काम करेंगी, और केवल 2025 में ही नहीं बल्कि आने वाले टाइम में भी मेटा में आपको इसी टाइप की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं वो नेक्स्ट 1-2 साल के लिए बिल्कुल नहीं बदलेंगे। देखिए, कैंपेन की सेटिंग्स आएंगी जाएंगी, नए कैंपेन्स आएंगे, आपको भी ज्यादा उन चक्करों में नहीं पड़ना है कि एडवांटेज प्लस कैंपेन आ गया, ये ऑप्शन हट गया, ये टारगेटिंग हट गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही कोर फंडामेंटल चीजें वो बताने वाला हूं जिस डायरेक्शन में मेटा नेक्स्ट 1-2 साल जो है वो जाएगा, और इसी डायरेक्शन में मेटा 1-2 साल तक परफॉर्म करने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। पता नहीं कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं किसी वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोलूं कि इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, अगर आप मेटा एड्स में थोड़ा सा भी काम करते हैं तो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो द न्यू एरा ऑफ मेटा एड्स इज हियर एंड द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिव इज न्यू टारगेटिंग। अब मुझसे भी ये कई बार आप सुन चुके हैं और भी बहुत सारे लोगों से आप सुन चुके हैं कि क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। क्यों हम ऑडियंस टारगेटिंग के ऊपर आज के टाइम में रिलाई ना करें, इस चीज की क्लियरिटी आज आपको मिल जाएगी। क्रिएटिव स्केलिंग विल बी बिग थिंग। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मान के चलते हैं कि अगर आप अभी तक ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग कर रहे थे, जनरली बहुत सारे लोग ऑडियंस टेस्टिंग करते, आपने 1 ऑडियंस डाली, 2 ऑडियंस डाली, 3 ऑडियंस डाली, 4 ऑडियंस डाली। एक टाइम के बाद क्या होगा कि ऑडियंसेस आपके पास खत्म हो जाएंगी, इंटरेस्ट आपके पास खत्म हो जाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारी ऑडियंस ना ओवरलैप करती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने ऐसे लोगों को टारगेट किया जिनको शूज पसंद है, और आपने ऐसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करी जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि एक ही पर्सन दोनों ही ऑडियंसेस में फॉल करता हो। सो देयर इज बेसिकली एन ओवरलैपिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर ऐसी ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस के अंदर हो जाए, तो एग्जैक्टली बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर किसी ऑडियंस को डिफाइन कर पाना, या इंटरेस्ट बेसिस पर बिल्कुल अलग करके किसी ऑडियंस को डिफाइन कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप ऑडियंस टेस्टिंग करते भी हैं तो कुछ टाइम के बाद आपके ऑडियंस टेस्टिंग का स्कोप ही खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो क्या उसके बाद अकाउंट्स को स्केल नहीं किया जाएगा? और मान के चलते हैं कि आप धीरे धीरे स्केल करते करते कुछ ऑडियंसेस को आप फिगर आउट करके लाए और उनको स्केल करके आप जो रिजल्ट्स है वो लेकर आ रहे हैं, बट अगर एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम वो ऑडियंस परफॉर्म करनी बंद कर दे, और मान के चलते हैं आप बहुत सारी विनर ऑडियंसेस नहीं ढूंढ पाए थे क्योंकि ऑडियंस की ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि इन 2 डिफरेंट ऑडियंसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, बट मेटा नोस कि इन दोनों ऑडियंसेस के अंदर सेम टाइप के ही जो लोग हैं वो हैं। सो आप कभी भी ना ऑडियंस टेस्टिंग करते करते बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंसेस को फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे जिससे कि आप उसको स्केल कर पाए। सो नाउ दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से कहा जाता है कि आज के टाइम में ऑडियंस बेस्ड स्केलिंग ऑलमोस्ट डेड हो गई है, और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा डेड हो जाएगी। आप लोगों को मेरी बात पे तभी यकीन आएगा जब आप देखोगे कुछ समय बाद ऑडियंसेस टारगेटिंग के ऑप्शंस आपसे ले लिए गए। तब तक बहुत सारे लोग मेरी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। फाइन। सेकंड, जब मैं ये स्टेटमेंट कहता हूं क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, अब इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा कि अभी तक जो आप टारगेटिंग करते थे वो आपको ये लगता था कि मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर दी, अब मैं कुछ भी क्रिएटिव जो है वो क्रिएट करूंगा, मुझे किनको दिखाना है ये डिसाइड होता है जो मैंने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग सेलेक्ट करी उसके बेसिस पे, और मेटा उन्हीं लोगों को दिखाएगा, और ये मेरा फला क्रिएटिव है या वीडियो है जो मेटा जो है मेरे डिसाइडेड लोगों को दिखाएगा। ठीक है, पहले ऐसा होता था जब मेटा के पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं थी, मेटा के पिक्सल्स उतने ज्यादा मेच्योर नहीं थे। आज के टाइम में क्या है कि हर एक वेबसाइट के ऊपर मेटा के पिक्सल जो है वो अवेलेबल है। आप केवल एक पिक्सल पे जब इतना भरोसा करते हैं कि ठीक है मेरी वेबसाइट के ऊपर जो पिक्सल लगा हुआ है, जब मैं उस पिक्सल को ट्रेन कर देता हूं, उस पिक्सल को डेटा जो है प्रोवाइड कर देता हूं, तो मेटा उस पिक्सल की डेटा की बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंसेस को ढूंढ सकता है। तो जरा ये सोचिए कि मेटा के पास आज कितने डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से इंफॉर्मेशन आ रही है, उन पिक्सल से जो लाखों करोड़ों वेबसाइट्स के ऊपर लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है मेटा के लिए ये मुश्किल है कि जिस टाइप की ऑडियंसेस आपको चाहिए उसको ढूंढ पाना? नहीं, वो मुश्किल नहीं है। मेटा के लिए काफी आसान है। आज के टाइम में उनका सिस्टम्स, उनके एल्गोरिथम्स
इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि किस टाइप की ऑडियंस को ऐड दिखाना है ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं। ये मेटा बड़ी आसानी से जो है वो ढूंढ लेगा। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस को सेलेक्ट करके देखें तब भी आप देखेंगे बड़ी ही इररिलेवेंट टाइप की ऑडियंस से भी आपको रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे गूगल एड्स कोर्स का जो एड चल रहा था उसमें हम लोगों ने एक ऑडियंस सेलेक्ट करी थी। उस ऑडियंस में हमने बेसिकली उन लोगों को सेलेक्ट किया था जिनको सैंडल्स पसंद है, वुमेन सैंडल्स पसंद है, और उससे भी मेरे को परचेजेस आई। ऐसे ही अलग अलग चीजें हम लोग टेस्ट करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंसेस डालते हैं, बट उससे भी हमको रिजल्ट आती हैं। ऐसी ऑडियंसेस जिनसे एग्जैक्टली रिजल्ट्स नहीं आने चाहिए थे अगर हम वही फंडामेंटल डिफिनेशन ऑफ ऑडियंस को पकड़कर चलें। फाइन। सो जब मैं ये शब्द कह रहा हूं फिर से, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, विच मीन्स मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप ऑडियंसेस को सिलेक्ट ना भी करें फिर भी मेटा अपने सिस्टम्स के थ्रू बेहतर ऑडियंस तक पहुंच सकता है। फिर मेटा क्या नहीं कर सकता? मेटा क्रिएटिव्स नहीं क्रिएट कर सकता, मेटा आपके ऑफर्स नहीं सोच सकता। कभी देखा है आपने मेटा ने अपने आप ऑफर बना दिया और अपने आप क्रिएटिव बना दिया और चला दिया हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ इनपुट्स आपसे मांगता है ना। ठीक है, एडवांटेज प्लस क्रिएटिव्स आ गया, डायनेमिक क्रिएटिव्स के ऑप्शंस आपके पास आ गए, बट वो थोड़ा सा क्रिएटिव्स में प्ले करते हैं, क्रिएटिव्स में कुछ इन्हांसमेंट्स करते हैं। ऐसा तो नहीं आपके लिए ऑफर्स बना देते हैं, ऐसा तो नहीं आपके लिए क्रिएटिव्स बना देते हैं, ऐसा तो नहीं आपके लिए प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। सो वो काम आप मेटा के ऊपर छोड़ दें जो मेटा बेहतर तरीके से कर सकता है। दैट इज बेसिकली फिगरिंग आउट दी ऑडियंसेस। आप अपना दिमाग कहाँ लगाएंगे? आप अपना दिमाग लगाइए क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज के ऊपर। आप अपना दिमाग लगाइए वीडियोस को और बेहतर कैसे करें। आप अपना दिमाग लगाइए प्रोडक्ट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अपनी सर्विस को जो है वो और ज्यादा बेहतर कैसे कहें। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। आज के टाइम में अगर आप क्रिएटिव्स में सारे मैसेजेस डाल देते हैं, सो मेटा का सिस्टम्स क्रिएटिव्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है कि बेसिकली ये एड किसको दिखाना चाहिए और कहां से जो कन्वर्जन आ सकते हैं। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक टाइम पे ऑडियंस खत्म हो सकती है, ऑडियंस में ओवरलैपिंग हो सकती है, बट क्रिएटिव्स आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर सकते हैं। एक क्रिएटिव, दो क्रिएटिव, तीन क्रिएटिव, 5 क्रिएटिव, 50 क्रिएटिव, 500 क्रिएटिव्स आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर उतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। और अब आप विनर क्रिएटिव्स के बेसिस पे स्केलिंग करेंगे, ना कि विनर ऑडियंसेस के बेसिस पे। बिकॉज विनर ऑडियंसेस के बेसिस पे अगर आप स्केलिंग करने जाएंगे तो देयर इज सम सैचुरेशन, दैट इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। बट अगर आप विनर क्रिएटिव फिगर आउट करते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उनके बेसिस पे अगर आप स्केल करना चाहेंगे तो आप ज्यादा रैपिडली, ज्यादा लॉजिकली जो है वो स्केल कर सकते हैं। बहुत भारी ये बात है और ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती है। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी। ये उन्हीं को समझ में आएगी जो 10, 20, 25, 50 लाख के एड जो वो रन कर चुके हैं और इन सारी चीजों को देख चुके हैं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द डायरेक्शन वेयर मेटा इज हेडिंग। नेक्स्ट यही है, 1.5-2 साल तक मुझे यही लगता है, ठीक है, कि यही चीजें जो है वो होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली एट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग एंड सेटिंग्स इन मेटा। कौन सा एट्रीब्यूशन टारगेटिंग आपको सेलेक्ट करनी है, एट्रीब्यूशन को किस तरीके से देखना है, एट्रीब्यूशन के लिए क्या कोई थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह को यूज करना है, यानी एट्रीब्यूशन के साथ जो मेरी डैशबोर्ड्स के अंदर डेटा दिख रही है उसको कैसे मैप करना है। मैं बात कर रहा हूं मेटा के अंदर प्रेजेंट ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूशन सेटिंग्स की, जिनके बेसिस पे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ एट्रीब्यूट होते हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपके जो कैंपेन्स हैं वो आप ऑप्टिमाइज करते हैं। आप जो अपने कैंपेन में रिजल्ट्स को देखते हैं उसके बाद आप ऑप्टिमाइज करते हैं, नो मैटर वो रिजल्ट आया हो या ना आया हो। लेकिन अगर मेटा के सिस्टम को पता है कि ये एड ग्रुप या ये एड जो है वो रिजल्ट्स लाकर दे रहा है, सो मेटा का एल्गोरिदम उसी चीज को लर्न करेगा, उसी चीज को फॉलो करेगा। दिस इज व्हाई एट्रीब्यूशन इज वेरी क्रूशियल थिंग टुडे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर मेटा एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? ये बात आप समझिए। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द एट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट एंड आपके जो एट्रीब्यूशंस हैं वो सही होने चाहिए। 100% अगर आप नहीं भी उसको कर पा रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज, प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म बहुत सारी चीजें होती हैं, क्रॉस डोमेन बहुत सारी चीजें होती हैं, सो 100% एट्रीब्यूशन में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी 90% एट्रीब्यूशन सेटिंग सही हो ताकि आप भविष्य में स्केल कर पाए। देखिए, ये प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम लगेंगी ही नहीं अगर आप बहुत ही छोटे बजट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। 500-1000 रुपए का पर डे का बजट लगाते हैं ना, फिर आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि क्रिएटिव बेस्ड टारगेटिंग करूं या इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूं। आपका बजट बहुत ही छोटा है। ये सारी प्रॉब्लम्स तब अराइज होती हैं जब आप स्केल करने जाते हैं और जहां पर ऑडियंस ब्रेक करती है, जहां पर एट्रीब्यूशन सेटिंग्स आपकी ब्रेक करती हैं और स्केल करना मुश्किल हो जाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेसिकली यू मे से डिक्लाइन ऑफ पिक्सल इन कमिंग डेज। अब बहुत सारे लोगों को ये बात अभी बहुत हल्की लगेगी, फाइन, बट मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मेटा अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट
दैट इज बेसिकली मेटा पिक्सल को डेप्रिकेट कर दे, खत्म कर दे, क्योंकि अब मेटा उससे बेहतर सॉल्यूशंस जो है वो ला चुका है और उससे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस भी ले आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज डेप्रिकेट होगी और दूसरे जो ऑप्शंस हैं वो और ज्यादा अच्छे एडवर्टाइजर्स के लिए साबित होंगे ना, तो डेफिनेटली लोग इसको भूल जाएंगे और उसकी तरफ मूव जो है वो करेंगे। फाइन, सो मेटा इज कमिंग विद न्यू प्रोडक्ट्स। अभी तक जब हम बात करते थे मेटा बेस्ड ट्रैकिंग की, तो मेटा पिक्सल यानी कि वेब बेस्ड जो ट्रैकिंग थी, जहां पर आप अपने वेबसाइट विजिटर्स के बेसिस पर पिक्सल की मदद से बहुत सारी ट्रैकिंग, बहुत सारी ऑडियंसेस जो है वो बना सकते थे। बट बिकॉज ऑफ सम ब्राउजर लिमिटेशंस आपने देखा कि मेटा कैपी को जो है वो लेकर आया हुआ है, दैट इज बेसिकली कन्वर्जन एपीआई को लेकर आया हुआ है। कन्वर्जन एपीआई को भी इंप्लीमेंट करने के अलग अलग तरीके थे। मेटा कैपी को इंप्लीमेंट करने के जो दो सबसे कॉमन तरीके थे वो है सर्वर साइड जीटीएम प्लस कैपी और कन्वर्जन एपीआई गेटवे का इस्तेमाल करना वाया step.io या इसके जैसे और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं इंप्लीमेंट करते थे, सर्वर साइड जीटीएम और कैपी का ही इस्तेमाल करते थे। मैं भी काफी टाइम से इसी चीज का जो यूज है वो कर रहा हूं, और जो हमारा कोर्स है learn.umartaski.com के ऊपर एडवांस ट्रैकिंग का, जिसमें मैंने गूगल की बहुत ही एडवांस ट्रैकिंग बताई हुई, मेटा की एडवांस ट्रैकिंग बताई हुई है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस मैंने प्रोवाइड किए हुए, सर्वर साइड ट्रैकिंग मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, वो कोर्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। learn.umartaski.com के ऊपर जाएंगे आप और यहाँ पर आपको एडवांस ट्रैकिंग का कोर्स मिलेगा। इस कोर्स के अंदर भी मैंने सर्वर साइड जीटीएम और कैपी की ही मदद से सारी चीजें बताई हैं। बहुत कम लोग हैं जो कन्वर्जन एपीआई गेटवे को यूज करते हैं, जहां पर आप स्टेप वगैरह को यूज कर सकते हैं। सो नाउ द थर्ड रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट जो मेटा का होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि सिग्नल्स गेटवे होने वाला है। और जिस टाइप से मैं देख रहा हूं कि मेटा ये प्रोडक्ट्स कितने रोबस्ट तरीके से मार्केट के अंदर ला रहा है ना एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मेटा पिक्सल को खत्म कर देगा, क्योंकि उनका वेब बेस्ड पिक्सल है, राइट। सो आप इस डायरेक्शन में अभी से ही सोचना शुरू कर दें, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, इसके प्रोस कॉन्सेस को समझना शुरू कर दें। नाउ द फोर्थ बिग थिंग which I am thinking Meta is playing on is basically increase in conversational based ads. क्लिक टू मैसेज एड्स और ज्यादा इंप्रूव होंगे, इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगी। नाउ सेंडिंग ट्रैफिक टू व्हाट्सएप एपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप, इन सारी चीजों में मेटा और ज्यादा फंक्शनैलिटीज जो है वो लेकर आएगा, बिकॉज मेटा अब इन चीजों के अराउंड जो इकोसिस्टम है वो बिल्ड कर रहा है। मेटा समझता है कि आज मैसेजेस के ऊपर कन्वर्जन्स हो सकते हैं, मैसेजेस से परचेजेस कराई जा सकती हैं, सो दे आर नाउ इंटीग्रेटिंग फीचर्स लाइक दैट, जहां पर यूजर वेबसाइट के ऊपर ही ना जाए और बहुत सारे जो वेबसाइट्स के ऊपर स्टेप्स होते हैं उनको किसी तरीके से निग्लेक्ट किया जा सके। वन क्लिक सोल्यूशन, टू क्लिक सोल्यूशन, ये सारी चीजें बनाई जा सके, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन ना हो परचेज जर्नी के अंदर। इन सारी चीजों के ऊपर मेटा और बेहतर तरीके से काम करेगा, जिनकी शुरुआत क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स, क्लिक टू मैसेंजर एड्स के फॉर्म में ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। नाउ आई एम थिंकिंग कि मेटा के पास मैसेंजर है, मेटा के पास व्हाट्सएप है, सो मेटा का मैसेजिंग इकोसिस्टम इज क्वाइट स्ट्रांग और मेटा इसके ऊपर तगड़ा परफॉर्म करेगा और उसी डायरेक्शन में चीजें जो है वो जाएंगी। नाउ द फिफ्थ थिंग इज राइज ऑफ फर्स्ट पार्टी डेटा। मेटा में रिवॉर्ड अकाउंट्स दैट इंटीग्रेट सीआरएम, सीडीपी जो अकाउंट्स इंटीग्रेट करेंगे। नाउ द लीड दैट यू आर बेसिकली जनरेटिंग फ्रॉम द मेटा, आपको मेटा को वापस बताना पड़ेगा कि उस लीड का स्कोर क्या है, उस लीड की स्टेजेस क्या है, जो परचेज आई वो किस तरीके की परचेज थी। फर्स्ट पार्टी कॉन्टेक्स्ट में आपको डेटा वापस मेटा के सिस्टम को सेंड करना पड़ेगा। मेटा इस टाइप का जो इकोसिस्टम है वो ले आएगा, जिससे कि आपके जो अकाउंट्स है वो और ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें। आपको ऑफलाइन इवेंट ट्रैकिंग सेटअप करनी पड़ेगी फॉर मोर डीपर इनसाइट्स एंड दिस विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर लार्जर अकाउंट्स। अगेन देखिए, छोटे अकाउंट्स के अंदर इन सब चीजों को अगर आप इंप्लीमेंट भी करेंगे ना तो फर्क आपको इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। जैसे सीडीपीज वगैरह की हम जो बात करते हैं ना, सीडीपीज की डेटा को कलेक्ट करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स लग जाएगा उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, फाइन, और उसके बेसिस पे आपके अकाउंट्स को वापस लर्न करवाने के लिए। तो ये चीज छोटे अकाउंट्स के लिए उतनी ज्यादा फ्रूटफुल होती ही नहीं है, बट आने वाले टाइम में ये चीज छोटे वाले अकाउंट्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, फर्स्ट पार्टी डेटा कॉन्टेक्स्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप अपने ई कॉमर्स के कैंपेन्स रन करते हैं, सेल्स बेस्ड कैंपेन्स रन करते हैं, तो वहां पर जो आपका कन्वर्जन इवेंट होता है वो आपका परचेज इवेंट होता है, बट आप डिफरेंशिएट करके मेटा के सिस्टम को नहीं बताते हैं कि मेरे लिए हाई ऑर्डर वैल्यू की परचेजेस का इवेंट अलग है और मेरे लिए लो ऑर्डर वैल्यू की परचेजेस का इवेंट अलग है, या मेरे लिए इस प्रोडक्ट की परचेजेस का इवेंट अलग है और इस प्रोडक्ट की परचेजेस का इवेंट अलग है।
व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिकली यू आर टेलिंग मेटा कि मेरे कैंपेन्स को आप परचेज इवेंट के लिए ऑप्टिमाइज करो, नो मैटर वो परचेज इवेंट इस प्रोडक्ट के लिए हो या इस प्रोडक्ट के लिए हो। बट वेन यू आर डूइंग इट एट फर्स्ट पार्टी लेवल, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, व्हाट यू कैन डू इज बेसिकली द टू डिफरेंट परचेज इवेंट्स आर देयर फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हेंस द कैंपेन्स can be optimized separately, or the two different campaigns can be optimized on two different events. Those both are purchase events, but one purchase event is for like one product which is XYZ, and another purchase event is basically for another product which is ABC. तो दो प्रोडक्ट्स हैं, समझ में आ रहा है आपको, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट की सेल आई 5,000, फॉर एग्जाम्पल 5,000 प्रोडक्ट्स को आप ऑलरेडी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल कर चुके हैं। नाउ इफ यू वांट टू बिल्ड अनदर सेट ऑफ कैंपेन्स फॉर दैट product only, what you can do is you can go ahead and optimize your all of those campaigns on this specific purchase event which is for that specific product. Now this is the beauty of first party data. Now many CRMs which are present out there can help you in this, right? हमने यहाँ पर किया हुआ है that we are basically showing you over here. यहाँ पर दो purchases हैं but the event is purchase. Fine, so this can be done with context to first party डेटा। तो थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि आप समझ पाए कि ये सारी चीजें किस डायरेक्शन में जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, क्रिएटर क्रॉस ब्रांड एड इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज है। नाउ द ब्रांड्स विल रिलाई मोर टूवर्ड्स यूजीसी क्रिएटेड कंटेंट। क्रिएटर और ब्रांड्स के कोलैबोरेशन से आपको बहुत ज्यादा एड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई लैंडिंग पेज बिल्डर है तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट plenty of videos on that specific landing page builder, और वो लैंडिंग पेज बिल्डर मेरे को कुछ स्पॉन्सर कर दे, मेरे को कुछ पे कर दे, सो दैट वो मेरे उस वीडियो को यूज कर सके एज एड, मेरी स्टाइल में कुछ एड्स बनवा सके, एंड देन दे कैन यूज दैट एड्स, राइट? सो इट्स बेसिकली द इन्फ्लुएंसर एंड द ब्रांड कोलैबोरेशन फॉर द एड्स, राइट? इट्स नॉट ओनली द ऑर्गेनिक कोलैबोरेशन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली collaboration for the ads, right? So brand can launch UGC style ads at scale. ऐसी इकोसिस्टम को मेटा बहुत ज्यादा जो है वो सपोर्ट करने वाला है। तो जो चीजें आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में समझते हैं, क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग, यूजीसी स्टाइल एड्स आर पॉपुलर, नाउ दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेंड इट टू द पर्सन हु इज एक्चुअली रनिंग मेटा एड्स or want to enter into meta ads and wants to know where the meta ads is heading in coming days. That's it for this particular video. See you all in the next video. Till then, goodbye.